ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बफ, बिहार और बवाल। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इधर संसद में बफ बिल पास होने के बाद बिहार में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। यह राजनीतिक तूफान बफ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। यह कानून एनडीए और महागठबंधन के बीच टकराव का विषय बना है, जिसके बाद बयानबाजी और पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। दरअसल जेडीयू ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जिसे लेकर आरजेडी हमलावर है। अब राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गिरगिट बताते हुए पोस्टर लगाए। जवाब में जदयू ने लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए। जदयू ने 2010 में लोकसभा में दिए लालू के बयान और भाषण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने बफ संपत्ति के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की थी। वहीं तेजस्वी यादव ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने पर इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। वहीं आग में घी डालने का काम करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधेयक पर समर्थन किया और उसे एक आवश्यक सुधार बताया है। लालू जी की सरकार है। लालू जी 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। लालू जी केवल बात नहीं बदलते हैं, रंग भी बदलते हैं। इनसे तो गिरगिट भी शर्मा जाता है। जो मैंने लोकसभा में कहा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये वक्फ बिल में जो बदलाव हुआ है वो मुस्लिम समाज की इन बेटियों माताओं के लिए हुआ है, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आई मुझे मिलने। बाकी लोग जो है पसमानदा मुस्लिम, बाकी सब। आप जाइए, 8 लाख संपत्ति है। कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितनी महिलाओं का सिलाई सेंटर खुला, कितना स्किलिंग सेंटर खुला, यही सवाल है। तो इस पर बहस हो रही है और मुस्लिम समाज में बहुत इसको लेकर संतोष है। इस बात को जब कह रहे हैं तो इस पर सोशल मीडिया से लेकर और हमारे समर्थक के सामने भी कोई सऊदी अरब से फोन, गाली गलौज, धमकी और 36 पेज का हमने डीजीपी साहब को, जो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कमेंट हुआ, वो आप लोगों को भी कॉपी मिली है, लेकिन डीजीपी साहब को दिया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं पहले से सुरक्षा प्राप्त हूँ। ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया। विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछा हूं, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्त है, कौन सा वक्त, कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नंबर। कोई अनाथालय चला रहा है वक्त, कोई बड़ा अनाथालय। और ये ध्यान रखिएगा कि बाकी वक्त करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, लेकिन वक्त का जो फायदा है, आप कहें तो मैं कुरान की आयत भी कोट कर सकता हूँ, इन्नमा सदकातु लिल फुक़राए वल मसाकीन। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। सीटों की तैयारी कितने सीटों पर हो रही है? बिहार में राजनीतिक घमासान है। बफ बिल के बाद ऐसा लगता है कि इससे नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी अन्य पार्टियां इस पर अपना लाभ देख रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से डटकर भाजपा और उनके सहयोगी दल खड़े हैं, और अब तो महामहिम राज्यपाल ने भी ये कह दिया है कि बफ की संपत्तियों को आम आदमी के लिए उपयोग किया जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर श्री मनीष बोहरा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हैं। आपका नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रांची से धनंजय राणा जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? धनंजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, शायद संपर्क कट रहा है हमारा। जी, इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं मणिभूषण जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मणिभूषण शर्मा जी। मणि जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सर, आ रही जी। है।
मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, आपको क्या लगता है जो बिहार में जो हो रहा है, बिहार में जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति से निपटने के लिए क्या नीतीश कुमार ने जो बफ का समर्थन किया है उससे नीतीश को नुकसान होगा, या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान किया है कि ये सारे लोग एकजुट रहेंगे तो उससे भाजपा को, उनके समर्थकों को फायदा होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से बफ बिल को लेकर जो समर्थन नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है उससे कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय जो है वह खासा नाराज नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो जिले स्तर के कार्यकर्ता या फिर नेता है वह इसका विरोध कर रहे हैं। कोई बड़े नेताओं के द्वारा इस तरह का विरोध अभी तक देखने को नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के द्वारा भी इस बिल का समर्थन किया गया है। तो और दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात कर ले तो आरजेडी लगातार इस बिल को लेकर जो है वह नीतीश कुमार पर हमलावर है। तो कहीं न कहीं इसका थोड़ा सा नुकसान तो जरूर एक तरफ नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी शर्मा जी, चूंकि आप बिहार की राजनीति पे बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार, लालू यादव या जिस तरीके से वहाँ की दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं जो छोटे छोटे जिनके 2-2, 4-4 विधायक हैं, इन पार्टियों को जो वोट बंटने का बात आ रही थी कि जो वोट बंट जाएगा, अगर मुस्लिम समाज वहाँ पर नीतीश से दूर हो गया तो क्या नीतीश की पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, उसका फ़ायदा लालू को मिल सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी वक्फ बिल संशोधन को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी दिख रही है, चाहे वह जिला स्तर पर हो या फिर बिहार लेवल में हो, तो कहीं न कहीं इसका नुकसान जरूर नीतीश कुमार जी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी को इसका नुकसान नहीं दे सकता है, क्योंकि जो आमतौर पर कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय शुरू से ही बिहार में बीजेपी को वोट नहीं करती है, तो बीजेपी को इसमें जो है वह कहीं घाटा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो इस वक्फ बिल का समर्थन नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है, इसका कहीं न कहीं वोट बैंक जो है वह नीतीश कुमार को घाटा जरूर पहुंचा सकती है और इसका फायदा आरजेडी को मिलता हुआ दिख रहा है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जो स्थिति बफ पर हो रही है, बिहार में बवाल मचा हुआ है, लालू यादव को ने गिरगिट कहा नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी की पार्टी ने उनको भी कुछ बोल दिया कि वो गिरगिट से ज़्यादा बदतर स्थिति है उनकी, क्योंकि 2010 में उन्होंने ऐसा किया था। तो क्या आपको लगता है कि यह जो बयानों का बवाल है इससे कुछ फायदा नीतीश कुमार को हो जाएगा इसमें? शिशिर जी, दरअसल जब चुनाव की राजनीति होती है उसमें बयानों का ही खेल होता है और बयानों का युद्ध होता है। तो बिहार तो बयानों के युद्ध के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं इसमें तारीफ करूंगा गवर्नर साहब की, जो आरिफ मोहम्मद खान है। उन्होंने जिस ढंग से बिल पर अपनी बात रखी है, असल में वक्फ बोर्ड का जो बिल आया, संशोधन बिल, इस पे मुस्लिमों को समझाने की आवश्यकता थी और मुस्लिम समाज के व्यक्ति उसको ढंग से समझा सकते हैं। और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने जिस तरह का बयान दिया है कि ये अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति पे सबका हक होता है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में बैठे हुए इस तरह के जो लोग हैं जिनका काम वक्फ बोर्ड की केवल वकालत करना था, या मतलब जो केवल लीगल मामलों में ही अपना समय वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप गरीबों की मदद करिए, वक्फ से आप अनाथालय चलाइए, गरीबों के लिए स्कूल चलाइए, हॉस्पिटल चलाइए, उनके रोजगार का इंतजाम करिए। तो मैं समझता हूँ आरिफ मोहम्मद खान ने जो बयान दिया है उससे मुस्लिम वर्ग को काफी दिशा, मतलब साफ दृष्टि हो जाएगी उनकी, क्योंकि वक्फ बोर्ड को समझाने का जो तरीका है, वक्फ बोर्ड के जो बिल को समझाने का तरीका है, वो किसी मुस्लिम और ऐसे बड़े व्यक्ति के माध्यम से होना चाहिए। अब राजनीतिक दलों में चूंकि चुनाव को लेकर के सारा कसरत है, एक्सरसाइज है, तो वे तो इसी तरह के बयान देंगे, लेकिन इससे अशांति का वातावरण ना बने, इससे कोई एक वर्ग विशेष नाराज होकर के, और कोई, जो कि आज त्योहार का समय है और जिस तरह से बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए उस वर्ग को स्पष्ट समझाने का तरीका होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे वो गिरगिट या उस तरह के पुराने बयानों पर याद न रखते हुए आज की तारीख में क्या हम कह सकते हैं, किस तरह से समाज को सही दिशा दे सकते हैं, इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि आपने बड़े साफ गोई से कहा कि क्या इस पर
विचार व्यक्त करना चाहिए। मैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष बोहरा जी के पास आना चाहता हूं। मनीष जी, आपने अभी सुनी डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी की बात और मणिभूषण शर्मा जी की बात। हम अभी धनंजय राणा जी के पास जाएंगे, हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक सवाल है कि क्या वोटों के खातिर कुछ भी करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी देखा, हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पहले लालू जी ने 2010 में कहा था कि इस पर कड़ी कानून लाना चाहिए। अब वो चूंकि सत्ता में नहीं है इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो डंके की चोट पे कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया करते थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके खिलाफ बयान दिया करते थे, वो अब साथ में सत्ता में है और वो वफ़ के समर्थन में है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ वोटों के खातिर कुछ भी किया जा सकता है राजनीति में? देखिए शिशिर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राजनीति में वोटों की खातिर कुछ भी किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा हम बिहार की राजनीति में थोड़ा पीछे चलते हैं, 2005 की बात करते हैं। 2005 में जब यहाँ पर नीतीश कुमार थे, उस समय ये स्थिति थी कि उन्होंने भी मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारे काम किए थे और उन्होंने सत्ता में आते ही मुसलमानों के लिए कई योजनाएं चलाई, सरकार का पूरा खजाना खोल दिया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें मौलाना नीतीश कहा जाने लगा था और उसके बाद की हम बात करें, उसके बाद उन्होंने जो है धीरे से अपना पैंतरा बदला। पैंतरा बदलने के बाद फिर वो अलग उसमें चलने लगे। तो कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ पर पूरी राजनीति जो है मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने की चल रही है। यदि बिहार की राजनीति को हम बारीकी से देखें तो वहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम कभी भी एक तरफा किसी भी राजनीतिक दल के साथ में नहीं रहा है। अभी हम बात करें कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वक्फ संशोधन बिल आने के बाद, उसका पास होने के बाद जिस प्रकार से नीतीश कुमार उसका समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद की स्थितियों को यदि हम देखने का प्रयास करें तो वहां पर जो स्थितियां हैं, यदि पुराने इतिहास को देखें तो मुस्लिम कभी भी किसी एक दल के साथ नहीं गया। कहा जाता था कि एक समय में नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम वोट हैं, लेकिन वो वोट भी उससे धीरे धीरे किनारे करते गए। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 2020 की यदि हम बात करें तो 2020 के चुनाव में उन्होंने 11 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए थे और 11 में से एक भी प्रत्याशी उनका जीत करके नहीं आया। इवन ये स्थिति निर्मित हो गई थी कि उनको अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाने के लिए बसपा से सहयोग लेना पड़ा और बसपा के विधायक को उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया। तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, इसमें सीधे तौर पे देंगे तो बिहार की राजनीति को हम समझने का प्रयास करें तो उसमें एक चीज स्पष्ट निकल के आती है कि बिहार के जो मुस्लिम हैं वो कभी भी एक तरफा किसी एक राजनीतिक दल के साथ में नहीं चले हैं। जी मनीष जी, एक बात आपने जो कही उससे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मुझे जितनी जानकारी है उसमें एक बार मैंने ये सुना था कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, इनके बिहार में जब दौरे होते थे, जो आपने अभी 2020 के पहले की जो बात की है, उस समय वो ये ना आया करता था कि यदि नीतीश कुमार जीते तो पाकिस्तान में फटाके फूटते हैं, पाकिस्तान में और देश के मुसलमान खुश होते हैं, ऐसे बयान भी आए थे। क्या आपको लगता है कि सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है? जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाए उसी के साथ सत्ता में आ जाते हैं। तो क्या ये मतदाता नहीं समझता है, क्या वो मुस्लिम समाज या वो दूसरे अन्य समाज नहीं समझते हैं कि राजनीतिक दलों को सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी भी तरीके से सत्ता मिले? निश्चित रूप से शिशिर जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि राजनीतिक दल केवल और केवल राजनीति करते हैं राज करने के लिए। राज करने का अर्थ होता है कि सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होना। तो जब ये सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होना रहता है तो उस समय वो किसी भी प्रकार का कोई भी ये नहीं देखते हैं कि हम किसके विरोध में जाकर के चुनाव लड़े हैं। चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, चाहे पूरे देश में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है उसकी बात करें, किसी भी दल के साथ चले जाना, सत्ता प्राप्त कर लेना और सत्ता प्राप्त करने के बाद में जनता से किए गए सारे वादों को विस्मृत कर देना, ये जो एक पैटर्न पूरे देश में चल रहा है, मुझे लगता है वही पैटर्न बिहार में भी चल रहा है। बिहार की भी हम बात कर लें, नीतीश कुमार जो है एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर भाजपा से अलग हुए, फिर उसके बाद लालू यादव के साथ चले गए, फिर लालू यादव से अलग हो गए, उसके बाद में फिर वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो देखिए, सत्ता प्राप्ति के लिए जिस तरफ देश का रुझान जाता है, जिस तरफ जनता का रुझान जाता है, उस तरफ चले जाना, ये मुझे लगता है नेताओं की तासीर हो चुकी है और इस बात को जनता समझती है। लेकिन उसके बाद भी वो ये देखती है कि कौन नेता है जो हमारे हित में आज खड़ा है और हमारे लिए काम कर रहा है। नीतीश कुमार की यदि बात करें तो बिहार से लालू के हटने के बाद नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसा चेहरा थे जो बिहार की जनता को, जिनके अंदर संभावनाएं दिख रही थी, और उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया था, लेकिन फिर अलग हुए, लालू के साथ गए, फिर आ गए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी को जो हराने की क्षमता रखता है बिहार में, केवल उसके साथ ही जाता है।
यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वहां पर मुस्लिम वोट करता है, और ये पूरा रिकॉर्ड उठा करके हम देखेंगे तो ये चीज स्पष्ट रूप से दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मणिभूषण शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धनंजय राणा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर। धनंजय जी, जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से गिरगिट कहा जा रहा है, और अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और ज्यादा बयानों का जो प्रेशर बढ़ेगा, आपको क्या लगता है कि गिरगिट कौन किसको बोल रहा है, और इससे मुस्लिम समाज पर या जो दूसरे वोट बैंक हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? जी सर, असर तो पड़ेगा। और आपका स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बोला कि झारखंड में भी संशोधन बिल को नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने भी ये कहा। इसके बाद आड़े में लेते हुए आपके नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भी आपका मुस्लिम समुदाय को लेकर के उन्होंने बहुत ऐसी बात कही। नहीं, लेकिन आपको लगता है धनंजय जी कि जो बात कही जा रही है, और राजनीति में चूंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में पारित कर दिया है, तो कोई कुछ भी कह दे ये संभव नहीं है, उसको तो लागू किया जाएगा। भारत सरकार ने लागू, उसको राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर हो गए हैं, और उसको झारखंड हो या बिहार हो या बंगाल हो, लागू तो उसको करना पड़ेगा। ये तो सब वोट बैंक की चलते सब ये सब उथल पुथल हो रहा है। अभी आगे में चुनाव आने वाली है बिहार में जी, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। जी जी जी, चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर नवीन आनंद जी के पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने अभी बिहार और रांची के दोनों हमारे टीम्स से सुना, आपने, ये वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति में वहाँ के बारे में समझते हैं, क्या लगता है आपको कि सत्ता के लिए ये जो वक्फ बिल का जो बोर्ड संशोधन हुआ है वक्फ में, उस संशोधन से लालू यादव नीतीश कुमार के बीच ही असली लड़ाई है? वोट अगर इधर जाएंगे तो भी भाजपा को फायदा है, और उधर रहेंगे तो भी फायदा है, क्योंकि नीतीश अगर कमजोर होते हैं और इधर ये हो जाते हैं तो उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। बिल्कुल शिशिर जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी बाहर रह करके भी सत्ता में जो रहता है उस पर वॉच करती है। और ये आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से दोनों बार, मतलब जब वो पहले थे तब भी और दोबारा जब आए तब भी, उन्होंने सशर्त सरकार में वापसी की है। और इस तरह के बिल का वे, यदि पार्टी से उनको लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी यदि वहां गेन कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर, क्योंकि लालू यादव के जो बेटे हैं, जिस तरह का उन्होंने बयान दिए, मुझे लगता है बड़ी आक्रामक शैली में चुनाव लड़ेंगे। और जो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो उनके विचार है, उन्होंने कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुस्लिमों को रिझाने के लिए या मुस्लिमों की तरफ, क्योंकि कुछ आक्रामक मुस्लिम है, होते ही हर वर्ग में होता है, तो जो हार्डकोर मुस्लिम्स हैं वो शायद मुझे लगता है उनकी तरफ उनका फोकस रहेगा। और लालू जी का चूंकि पुराने उनके जो बताए जा रहे हैं बयानों को लेकर के, उसको भी कंट्रोडिक्टरी करेंगे। और इसमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार चूंकि बड़े खिलाड़ी तो हैं ही, वे इस इंतजार में होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ अर्जित कर ले, क्योंकि वो अभी मुनाफे की जहां राजनीति होती है वही करते हैं। वे अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करते। जब उनको ऐसा लगता है कि सत्ता में आना है, तो वो किसी भी रूप में, किसी भी, वो बात सही है, गिरगिट का उनके ऊपर लागू होता है, वे जरूर असल में रंग बदल देते हैं और बहुत जल्दी बदलते हैं। जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात, चूंकि आप राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं और इस पर लगातार विश्लेषण करते रहते हैं, आपको लगता है कि आम आदमी कितनी बार धोखा खाएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, इनके सारे रंग देख लिए हैं, तो क्या मतदाताओं से भी उम्मीद की जाती है कि मतदाता अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में जब ऐसी परिस्थिति बनी तो जनता ने दम से ठोक के ऐसी पार्टियों को बाहर कर दिया और सत्ता में बैठाला ऐसी पार्टी को जो पब्लिक के लिए काम करती है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार के हर नीतिगत निर्णय का जनता बहुत सूक्ष्मता के साथ परीक्षण करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कार्यकलाप है सरकार के, अब चूंकि मतदाता किसी बहकावे में नहीं आता है, मतदाता बहुत जागरूक है और बहुत सोच विचार कर वोट करता है। लेकिन मैं आपको फिर एक बार कहूंगा कि जनता कितनी भी जागरूक रहे, राजनेता क्या है, जादूगर होते हैं। वे ऐसा डमरू चलाते हैं, ऐसी अपनी कुछ इबारत बना करके पेश करते हैं कि जनता उसके मामूली तौर पर ही सही, लेकिन उन 2-4 दिनों में जो माहौल बनता है, जो वोटिंग का जो पीरियड होता है, उस समय
वो चाह करके भी, वो चाहती है कि इन्हें हम उतारेंगे, लेकिन बहुत कम स्थिति में ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं जनता के। न आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, छत्तीसगढ़ में भी देखा, हम कई राज्यों की बात कर लें, सरकार का ये रुझान आ रहा था कि इस तरफ जाएगी, लेकिन एन वक्त पे फिर वही पलट जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतदाता भी जागरूक भले हो, लेकिन वो कहीं न कहीं इनके किसी तिलिस्म में आ जरूर जाता है। तो राजनेता का तिलिस्म टूटेगा ये मुश्किल बात है। जनता तो जागरूक हो रही है, पर उनका तिलिस्म अभी भी बरकरार है जो राजनेताओं का है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए। मणिभूषण जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर जी, कि जिस तरीके से डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने कहा है, चूंकि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको लगता है कि बिहार में ऐसी स्थिति है कि अब जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने की स्थिति में आएगी? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि चित भी उनकी, पट भी उनकी, हर हाल में सत्ता उनके पास होना चाहिए, उसके लिए वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले नीतीश कुमार जी के पहले शासनकाल में, तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी की थी, जिसके कारण महिलाओं का इनको भरपूर समर्थन मिला था। उसके बाद जीविका पर आए, और अब जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, संशोधन को लेकर जो इन पर मुसलमानों द्वारा जो इनके विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे आम वोटरों की अगर बात कर ले, तो लगातार शराबबंदी से भी लोग यहाँ के जो है वह, तो कहीं ना कहीं इन सबका जो है वोट बैंक पर काफी असर पड़ेगा, और यह नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात नहीं है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मनीष बोहरा जी के पास आ रहा हूं। मनीष जी, जैसा अभी डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने और मणिभूषण शर्मा जी ने, धनंजय राणा जी ने कहा, क्या लगता है आपको, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, क्या इस ऐसी परिस्थितियों में बिहार में आने वाले समय में और आक्रामक, डॉक्टर साहब ने बोला अभी नवीन जी ने कि और आक्रामक होगा चुनाव, और यह चुनाव नज़दीक आते आते इस तरीके के विरोधाभासी बयान, इस तरीके के वर्गों को लड़ाने वाले बयान और अधिक आएंगे? निश्चित रूप से शिशिर जी, देखिए, जब जब राजनीति और चुनाव के करीब आते रहते हैं समय, तो उस समय लगातार राजनेता जो है आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं, और इस तरीके की बातें लगातार होती है। बयानों में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आक्रामकता देखने को मिलती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि राजनेता सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं और इस प्रकार के भी बयान देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी राजनेता होते हैं, जनता उनका अनुसरण करती है। जो उनसे छोटे कार्यकर्ता रहते हैं वो भी उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन राजनेता इन सारी चीज़ों से इतर जा करके ऐसे बयान दे देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में राजनीति है, जनता को आकर्षित करना है। आकर्षित करने के लिए जो कुछ भी किया जाए, यानी कहा जाता है ना कि सत्ता प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद अर्थ वेद सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, वही राजनेता भी करते हैं। और जब जब इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है, वो लगातार इस प्रकार के बयान देते हैं, और ये आक्रामकता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, मतदान की तिथि नजदीक आती है, वैसे वैसे ये आक्रामकता और ज्यादा तीखापन अख्तियार कर लेती है। बिल्कुल मनीष जी, चूंकि आने वाले समय में बंगाल में चुनाव हैं, बिहार में चुनाव हैं, और कुछ अन्य ऐसे राज्यों में जो चुनाव की दहलीज पर हैं, और उसमें राजनेता डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी के बकौल जैसा उन्होंने कहा है कि वो कुछ भी करने की स्थिति में होता है, क्योंकि सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मणिभूषण शर्मा जी जुड़े, धनंजय राणा जी जुड़े, और डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष बोहरा जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।